बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पोर्टफोलियो बनाना नेक्स्ट.जेएस पे विद कस्टम सीएसएस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने टेलविंड सीएसएस के साथ सीखा था पोर्टफोलियो बनाना। आज कस्टम सीएसएस के साथ सीखेंगे। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। देखिए, कस्टम सीएसएस कुछ भी नया नहीं है, वही सारी चीज़ें जो हम एचटीएमएल में करते आ रहे हैं। लेकिन सवाल और कन्फ्यूजन इसलिए थी कि नेक्स्ट.जेएस में स्टार्ट से ही टेलविंड सीएसएस यूज़ किए, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन के टाइम हमारे पास ऑप्शन होता है तो हम वहीं पे इंस्टॉल कर लेते हैं और उसी पे हम काम करते आ रहे हैं। लेकिन कस्टम सीएसएस पे नेक्स्ट.जेएस के साथ काम किया ही नहीं, इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, जो इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये वही प्रोजेक्ट है जिस पे मैंने टेलविंड सीएसएस अप्लाई की थी। अब उसी प्रोजेक्ट पे मैं आप लोगों को कस्टम सीएसएस अप्लाई करके दिखाऊंगी, सारे स्टेप्स बताऊंगी किस तरीके से। अगर आपके पास, क्योंकि आप लोग नेक्स्ट.जेएस पर जब से काम कर रहे हैं तो टेलविंड सीएसएस के साथ ही काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स पोर्टफोलियो बना के रखे होंगे। तो अगर आप उनमें से किसी को कस्टम सीएसएस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट कोई प्रोजेक्ट कस्टम सीएसएस के साथ बनाना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इसमें सारे स्टेप्स मैं बताऊंगी कि किस तरीके से क्या फोल्डर बनेगा, कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, ये वेबसाइट है। अच्छा, ये टेलविंड सीएसएस के साथ बनी हुई वेबसाइट नहीं है, ये कस्टम सीएसएस के साथ बनी हुई वेबसाइट है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी 2 दिन से किसी वजह से। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी आज बैठ के ये बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि कहीं भी थोड़ा सा भी फ़र्क ना रहे। तो ये देखिए, सारी चीज़ें हमारे पास नज़र आ रही हैं। ठीक है, सही हो गया। इस तरीके से सेम ये वैसे ही हमारे पास क्या था, हमने टेलविंड के साथ भी सेम यही काम किया था सारा। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 और यहाँ पे मेरे पास एक ही वीएस कोड ओपन है। और ये जो है आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए फोल्डर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम कस्टम सीएसएस के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कस्टम सीएसएस के साथ बना हुआ पोर्टफोलियो है। अच्छा, अब देखिए स्टेप्स हम देख लेते हैं। पहले तो आप ये देखिए रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की। ये तो आपको नज़र आ गया, सब एनिमेशंस वगैरह ऐड है। अब देख लेते हैं इसकी कि कितना रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, यहाँ से हम इसको, ये देखिए सही है। अब यहाँ से मैं इसको ऊपर करती हूँ तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से देखिए कितनी रिस्पॉन्सिव है कि यहाँ पे जो है, अगर आप मोबाइल पे भी इस पोर्टफोलियो को ओपन करेंगे तो ये आपके पास बिल्कुल सही नज़र आएगा। सारी एनिमेशंस भी चल रही हैं और देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट नज़र आ रहा है हमारे पास। ठीक हो गया। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी है वेबसाइट। अब हम क्या करते हैं, अब हमने देखना है स्टेप्स कि किस तरीके से काम होगा। ठीक है, अच्छा पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं, स्टेप्स मैं आपको सारे बताने वाली हूँ कि अगर आप टेलविंड वाली कोई फाइल है जिसमें टेलविंड सीएसएस अप्लाई की हुई है, उस पर कस्टम सीएसएस अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से होगा, ये सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी। सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए कस्टम सीएसएस मैं आप लोगों को एक एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ना ही मैं यहाँ बैठ के पूरा कोड लिखवाऊंगी। कोड मेरे पास पहले से रेडी हुआ हुआ है, यही जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मैं लेकिन आप लोगों को हर कोड की क्लियर जो है ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कोड में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आपकी चॉइस है, आप वहाँ वीडियो से डायरेक्ट देख के करते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके उसको समझते हैं, वो आप लोगों का काम है। ठीक है, क्योंकि कस्टम सीएसएस जो है वो समझाने वाली है ही नहीं, वो वही चीज़ है जो एचटीएमएल से आप लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं क्योंकि मैंने जो पोर्टफोलियो बनाया था टेलविंड के साथ, उसी पे कस्टम सीएसएस अप्लाई करनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने सिलेक्ट किया, ये मेरा पोर्टफोलियो है टेलविंड वाला। सही है, मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C किया। अब मैं यहाँ से ही बंद कर देती हूँ फाइल। अब जहाँ पे मुझे वो बनाना है वहाँ पे जाके मैं क्या करूँगी, Ctrl+V कर दूँगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको पेस्ट कर रही हूँ। किसको पेस्ट कर रही हूँ, जो मेरा पोर्टफोलियो है टेलविंड सीएसएस वाला, उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए माय पोर्टफोलियो के नेम से जो मेरा पोर्टफोलियो था वो यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो चुका है। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर देती हूँ। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं कस्टम। ठीक है, कस्टम कर दिया, बस मुझे याद रहेगा कि मैंने ये क्या काम किया था इस फोल्डर में। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से देखिए मैंने खोल लेना है, वैसे ही जैसे हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम CMD करके कोड स्पेस डॉट।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इंस्टॉलेशन इसमें पहले से हुई हुई है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कस्टम CSS से काम करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, वैसे ही इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है, और इंस्टॉलेशन करते टाइम आप लोगों ने क्या करना है, जब आपसे वो सवाल करे टेलविंड CSS का कि आपने ये यूज़ करनी है या नहीं, तब आप क्या करेंगे, नो कर देंगे उसको। ठीक है, नो करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने देंगे आप, सिर्फ टेलविंड CSS में आपने नो करना है और उसके बाद आपने आगे का काम करना है। ठीक है, ये तब करना है जब आप बिल्कुल क्या कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तब आपने एक काम करना है। लेकिन अगर आप पहले से आपने कोई, आप चाह रहे हैं टाइम कम है और पहले आपने कोई असाइनमेंट जैसे क्लासेस में मिलते हैं, आपने कोई पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है टेलविंड CSS के साथ, अब आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि आपको दोबारा से पूरा कोड ना लिखना पड़े, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मेरे पास सारी फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए ऐप्स की, और ये कंपोनेंट्स बने हुए मेरे पास। ठीक है, ये वही काम है जो क्या था हमारे पास, किस में हुआ था, टेलविंड CSS में। सही है, और यहाँ पे मैं नीचे आऊँ तो देखिए क्या लिखा है, tsconfig.json tailwind डॉट, सॉरी ये तो नहीं, ये tailwind.config.ts और ये post css.config.mjs। सही है, ये दो फाइल्स कब होती है, जब आपके पास क्या, आपने टेलविंड CSS इंस्टॉल किया हुआ हो, तो इसके अंदर टेलविंड CSS इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं कोई भी कोड ओपन करती हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए क्लासेस बनी हुई है सारी टेलविंड CSS की। तो इसका मतलब क्या है, इसमें टेलविंड CSS मौजूद है। अब हमें क्या करना है, इसमें से पहले टेलविंड CSS को निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने Ctrl+J किया। ठीक है, टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपने अपने टेलविंड CSS को अनइंस्टॉल करना है। ठीक है, कैसे अनइंस्टॉल होगा, आपने करना है npm, ठीक है, अनइंस्टॉल और टेलविंड CSS। ठीक है, आपने इस तरीके से लिखना है और इसको चलाना है और आपका क्या होगा, टेलविंड CSS अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा है, 130 पैकेजेस, रिमूव 42 पैकेजेस एंड ऑडिटेड 326 पैकेजेस। यानी क्या कर दिया है उसने, जो हमने इंस्टॉल किया था टेलविंड CSS को, उसने अब उसको रिमूव कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया है। ये कर लिया आपने। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है, ये tailwind.config वाली फाइल जो है आपने इसको रिमूव करना है, डिलीट करना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने post css.config वाली फाइल जो है इसको डिलीट करना है। सही है, ये दो फाइल्स आपने लाजमी डिलीट करनी है। पहला क्या किया, अनइंस्टॉल किया, अनइंस्टॉल करने के बाद ये दोनों फाइल्स आपने क्या करनी है, डिलीट करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जाना है global.css में। global.css में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये सारा कोड जितना भी है ना, Ctrl+A करके आपने यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। सही है, क्योंकि कोड हम नया लिखेंगे तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये क्या था, हमारे पास टेलविंड CSS की वजह से हमारे पास ये सब आ रहा होता है। तो हम टेलविंड CSS क्योंकि डिलीट कर चुके हैं, अनइंस्टॉल कर चुके हैं, तो अब इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम इसको यहाँ से हटा देंगे। सही है, अब सारा काम हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि सबसे पहले आपके जितने भी कंपोनेंट्स बने हुए ना, उसमें जो क्लासेस हैं आपने वो रिमूव कर देनी है। ठीक है, अब आप करें क्या कि जैसे ये कंटेनर PT32 है ना, आप इसको यहाँ से हटा दें और क्या करें, इसकी जगह कोई नेम रख दें क्लास का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रख दूँ, जैसे मेरा about.tsx वाला है तो यहाँ पे मैं रख दूँ about div। ठीक है, इस तरीके से, मतलब कुछ भी नेम मैंने रख दिया। ऐसे ही करते थे ना हम कस्टम CSS HTML में भी, कि जो है हम अलग से फाइल जाते थे, एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो हमने बनाई होती थी, जैसे about.css के नाम से बनाई हुई मैंने फाइल। अब मैं उसके अंदर जाऊंगी, उसके अंदर जाके मैं डॉट लगा के ये क्लास कॉल करूंगी और इसके अंदर अपना स्टाइल दे दूंगी। तो वो क्या होगा, मेरे इस वाले डिव में जो भी काम होगा उस पर वो सारा का सारा स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसी तरीके से जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना आपके पास, आपने सब में जाना है और सब में जाके आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपने क्लासेस बनाई हुई हैं तो क्लासेस के अंदर जो आपने प्रॉपर्टीज़ दी हुई है ना, वो आपने वहाँ से रिमूव कर देनी है और उनकी जगह आप कोई भी नेम रख लेंगे।
ठीक है, इस तरीके से आप नेम रख लेंगे तो आपको क्या होगा, आगे जब आप CSS बनाएंगे इसकी तो आपको हेल्प हो जाएगी कि क्लासेस आपकी यहाँ पे बनी हुई होंगी और आपने जस्ट वहाँ पे उस नेम से कॉल करना है। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला डिव है, इसके अंदर मेरी अबाउट मी की हेडिंग है, सही है। तो मैं अब इसको क्या करना चाह रही हूँ, मैं बोल्ड करना चाह रही हूँ, इसका कलर मैं येलो करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसकी जो भी मैंने एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है, जो भी मेरी क्लास है ये मैं इसको वहाँ पे कॉल करूँगी। इसके अंदर मैं स्टाइल बना दूंगी, कलर मैं इसका येलो कर दूंगी, फॉन्ट जो है मैं इसका बोल्ड कर दूंगी, फॉन्ट साइज मैं इसका अपनी मर्जी से जितना भी मुझे रखना है वो रख दूंगी, ठीक है। मुझे अगर अंडरलाइन करना है तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगी। तो क्या होगा, वो जो मेरी क्लास है, अब मेरी क्लास सिर्फ इस टैग पे लगी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये H2 का टैग है ना, इस पे मेरी क्लास बनी हुई है सिर्फ, जिसको मैं वहां पे कॉल कर रही हूँ। तो वो क्या करेगी, सिर्फ इस H2 के अंदर जितना काम होगा ना मेरा उसी पे अप्लाई होगी, बाकी किसी चीज को मुतासिर नहीं करेगी, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, हर कंपोनेंट में जाके आपने क्लासेस रिमूव करनी है और उनके अंदर आपने अलग अलग नेम दे देने हैं क्लासेस के। ठीक हो गया, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। इसको मैं वापस वैसे ही कर देती हूँ। तो आपने ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब में जाके पहले आपने क्लासेस के नेम देने, सही। उसके बाद सेकंड काम क्या करना है आपने, सेकंड काम आपने ये करना है कि आपने जाना है ऐप के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कस्टम CSS कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और कि आप हम जो काम करने वाले हैं ना, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम global.css में भी ये काम कर सकते हैं। आप करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं आप। उससे क्या होगा, वो भी आपका सारा जितना भी आप स्टाइलिंग करेंगे ना वो सारी अप्लाई होगी आपके कोड पे। लेकिन होगा क्या कि हो सकता है कुछ क्लासेस के नेम आपके सेम हो, ठीक है, और आपको अलग अलग उन पे क्या चाहिए हो, स्टाइल चाहिए हो, कि आप नहीं चाहते कि जैसे फॉर एग्जांपल H2 बहुत सारे होंगे यहाँ पे, तो अब आप हर H2 पे अलग अलग कलर देना चाह रहे हैं, अलग अलग स्टाइल करना चाह रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा, अगर आप global.css में वो काम करेंगे तो global.css क्या है पहले ही मैंने बताया था। इसके अंदर आप जो भी काम करेंगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने global.css के अंदर लिखा H2 और H2 लिखने के बाद मैंने उस पर स्टाइल बना दिया, येलो कलर कर दिया फॉन्ट का, उसको बोल्ड कर दिया। तो अब क्या होगा, मेरा ये जो पूरा प्रोजेक्ट है यानी ये जितने भी कंपोनेंट्स बने हुए हैं आपके सामने, इनके अंदर जितनी बार भी H2 आया होगा उन सब पे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो global.css के अंदर हमेशा वो चीज़ लिखें जो आपको क्या करनी है, जितने भी आपकी फाइल्स है ना सब पे अप्लाई करनी है, वो काम आप global.css के अंदर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी बना देंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट पे हमें सेम कलर चाहिए बॉडी का, ठीक हो गया। उसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप कस्टम CSS इसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी एहतियात ये करनी पड़ेगी कि फिर आप जो भी स्टाइलिंग कर रहे हैं वो देख के कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको, जैसे मैंने अभी बताया H2 आपको एक फाइल में अलग चाहिए था, दूसरी फाइल में अलग चाहिए था, और आपने global.css में किया तो सेम डिज़ाइन अप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, ऐप के अंदर हम गए, ऐप के अंदर जाने के बाद मैं एक फोल्डर बनाऊंगी, किस नेम से, स्टाइल्स के नेम से, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर अब हमने क्या करना है, फाइल क्रिएट करनी है। अब जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं ना उनके नेम से आप फाइल क्रिएट कर लें। इससे क्या होगा कि हमारे हर कंपोनेंट की अलग CSS फाइल होगी और हम उस CSS फाइल को उस कंपोनेंट के अंदर ही सिर्फ क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। तो उससे क्या होगा कि उसका स्टाइल सिर्फ उसी फाइल की हद तक रहेगा, दूसरी किसी फाइल को मुतासिर नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे ये अबाउट था ना, तो मैं अबाउट के लिए क्या करूंगी, about.css, सही है। तो ये देखिए about.css की फाइल बन गई मेरे पास। अब कैसे था, मैंने जैसे कहा H1 है, फॉर एग्जाम्पल H1 ले लिया मैंने, और मैं यहाँ पे जो भी मैंने लिख दिया कलर, ठीक है, कलर यहाँ से मैंने लिख दिया ये एक्वा। तो अब क्या होगा, ये कलर किस पे अप्लाई होगा कि ये जो मेरा इसके अंदर, सॉरी H1 तो है ही नहीं, यहाँ पे H2 है, खैर वो तो मैं वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अब क्या होगा, ये एक्वा कलर क्या होगा, इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा, सही है। किसके अंदर अप्लाई हो जाएगा, मेरे about.tsx के अंदर H2 जो मौजूद है सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि cart.tsx के अंदर अगर H2 है उस पर अप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं हर कंपोनेंट की इंडिविजुअल CSS फाइल बना रही हूँ और मैं सिर्फ उसी कंपोनेंट में उस फाइल को इंपोर्ट करूंगी जिसके लिए मैंने स्टाइल बनाया है। तो यहाँ से आके क्या करना पड़ेगा आपको, इम्पोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से ऐप में गए, ऐप में जाने के बाद यहाँ से देखिए स्टाइल्स का फोल्डर आ रहा है। स्टाइल्स के फोल्डर में आने के बाद आपने सिंपल यहाँ क्या लिख देना है, about.css, जो भी आपकी CSS की फाइल का नेम है जो आपने रखा है वो यहाँ पे आप दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि अब about
CSS के अंदर जो भी काम आप करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे, वो सिर्फ इस about.tsx पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं अब इसको वापस कर देती हूँ, क्योंकि इसमें तो हमें कोई चेंजेस ऐसे करने नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, ये सारा काम करना है। अब ये छोटी सी चीज़ थी, किस तरीके से सारी चीज़ें अनइंस्टॉल होंगी, फोल्डर बनेगा, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी आप लोगों को। अब आ जाते हैं हम अपने कोड के पास। ठीक है, कोड के अंदर जो कि क्या है, हमारा कस्टम CSS वाला कोड है। तो अब मैं एक काम करती हूँ, पहले आप लोगों को कंपोनेंट्स दिखा देती हूँ। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, आप लोगों को क्लियर हो जाए कंपोनेंट्स में मैंने क्लासेस किस तरीके से बनाई है। तो पहले about.tsx को देख लेते हैं। सही है, ये देखिए about.tsx का फोल्डर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सही है, ये about.tsx का फोल्डर है। उसके बाद आ जाता है कार्ड पे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या इंपोर्ट करवाया हुआ है, card.css। तो ये हमारा कार्ड का फोल्डर है, सॉरी कंपोनेंट है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ, ये रहा। अभी हमारा card.tsx कंप्लीट हो गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट पे आ जाते हैं, इसको ऊपर कर देती हूँ। ये देखिए contact.tsx है हमारे पास, और यहाँ पे ये contact.tsx एंड हो रहा है। सही है, तो यहाँ पे देखिए मैंने किस तरीके से क्लासेस बनाई हुई है, सिर्फ दिखा इसलिए रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। कॉपी पेस्ट कोई भी चीज़ नहीं करनी है, आप लोगों ने अपना डिज़ाइन बनाना है, अपनी क्लासेस बनानी है, अपने तरीके से काम करना है। ठीक है, फुटर पे आ जाते हैं। footer.tsx बहुत छोटा सा कोड है इसका, तो सही है। यहाँ पे देखिए सिंपल मैंने क्या किया, इसका जो डिव था उसके मैंने फुटर लिखा है, और इसी तरीके से मैं CSS में जाके फुटर को कॉल कर लूँगी। heading.tsx पे आ गए। ठीक है, ये heading.tsx का कोड है। उसके बाद hero.tsx पे आ जाते हैं, ये hero.tsx का कोड है। navbar.tsx पे आ जाते हैं, इसका कोड थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक हो गया। उसके बाद project.tsx में आ जाते हैं, ये project.tsx का कोड है सारा। ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास skills.tsx का कोड है, वो भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक हो गया। ये हमारे कंपोनेंट्स का सारा कोड था, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरीके से मैंने इसके अंदर क्या किया है, सारा काम किया है। अब उसके बाद देखिए स्टाइल्स में आ गए। मैंने सबके लिए क्या किया है, CSS फाइल अलग से बनाई हुई है सबकी। अब हम आ जाते हैं skills.css पे, ताकि CSS का कोड देख लें कि किस तरीके से हुआ है। जो वहाँ मैंने क्लासेस बनाई हैं, अब मुझे पता है कि मेरा पहला डिव जो था वो किस चीज़ का था। मुझे ये आइडिया होना चाहिए आपको कि पहला डिव जो बनाया है, जिसका नाम मैंने स्किल्स कंटेनर रखा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो डिव मैंने किस काम के लिए लिया था, उस डिव से मेरा क्या काम हो रहा था। उस हिसाब से ही मैं क्या करूँगी, उसके अंदर स्टाइलिंग करूँगी। ठीक है, फिर सेकेंड जो है स्किल्स ग्रिड के नेम से, उसी आप कोशिश करिए कि जो आप क्लासेस को नेम देना वो ऐसे ही दें कि आपको पता चले कि इस डिव के अंदर काम क्या हो रहा है। सही है, तो इस तरीके से देखिए पूरा काम है। ये यहाँ तक तो हो गया। अब ये सेकंड, ठीक है, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोड आपको नज़र आ रहा होगा, ये skills.css का कोड है। और ये देखिए हम इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे मीडिया का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप अपने स्टाइल्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ठीक है, आप अपने जो भी है सारा बता दें कि कितने साइज़ के हिसाब से आप रिस्पॉन्सिव बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपने कोड को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ठीक हो गया। ये skills.css का जो है कोड था। उसके बाद project.css पे आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये project.css हो गया। navbar पे आ जाते हैं, ये navbar का कोड है। ठीक है, और कहाँ तक था, यहाँ तक था।
ठीक हो गया। ये हमारे पास नैव बार का कोड आ गया CSS का। उसके बाद हीरो सेक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, अपनी बैकग्राउंड इमेज ऐड की हुई है। जो भी हमने क्या किया, आपको जो आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ये वाली इमेज, इसको मैंने यहाँ पे, अब कस्टम CSS कर रहे हैं तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, URL दे दिया उसका, हीरो कंटेंट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हीरो सेक्शन। उसके बाद हेडिंग डॉट CSS, सही है। और ये हमारे पास हमने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना दिया हेडिंग डॉट CSS का भी। ठीक हो गया। फुटर पे आ जाते हैं। ये फुटर का है कोड हमारे पास, रिस्पॉन्सिव स्टाइल भी बनाया हुआ है इसका। उसके बाद कॉन्टैक्ट डॉट CSS पे आ जाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से कोड आपको नज़र आ रहा होगा। इसका भी जो है हमने क्या किया हुआ है, एक मिनट, सही है। इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, कॉन्टैक्ट डॉट CSS का कोड आ गया। कार्ड डॉट CSS पे आ जाते हैं। ये हमारे पास कार्ड डॉट CSS का कोड है। इसका भी हमने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाया है। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने इसको ऐड कर दिया। अच्छा, ये वाली चीज़ें देखिए, जो टैग्स वाला सारा काम था, ये हमने किस में किया था, जब हम क्या कर रहे थे, जब हम टेलविंड CSS के साथ काम कर रहे थे, तो आपको याद होगा ये हमने ग्लोबल डॉट CSS में रखा था। लेकिन अब क्योंकि हम हर कंपोनेंट की अलग से CSS फाइल बना रहे हैं, तो मैंने ये काम, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड डॉट TSX का काम था, तो मैंने ये इसकी CSS फाइल में ही ऐड कर दिया। उसके बाद लास्ट रह जाता है हमारे पास अबाउट डॉट CSS। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया अबाउट डॉट CSS। ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे पास अबाउट डॉट CSS आ गया। अब ये सारा काम तो हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं ग्लोबल डॉट CSS में। बैकग्राउंड वगैरह भी सेट करना होता है, तो यहाँ पे देखिए मैं ग्लोबल डॉट CSS में आ जाती हूँ। ग्लोबल डॉट CSS में बस मैंने इतना सा ही काम किया है। क्या काम किया है, मैंने बॉडी क्रिएट की है इसके अंदर, क्योंकि हमें जो फॉन्ट का कलर चाहिए था, टेक्स्ट का कलर चाहिए था, वो पूरे हमारी वेबसाइट पे सेम चाहिए था हमें। इसके अलावा जो बैकग्राउंड कलर था वो भी हमें सेम चाहिए था, मार्जिन भी हमें सेम चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, ये बॉडी वाला जो पार्ट है ये मैंने ग्लोबल डॉट CSS में रख दिया। तो ये क्या हुआ, मेरे पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने क्या किया, इसकी बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, ये सब चीज़ें जो हैं हमें किसके लिए चाहिए थी, हमें पूरे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थी। तो मैंने इसको भी क्या किया है, ग्लोबल डॉट CSS में ऐड कर दिया है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारा कोड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और कुछ रह तो नहीं गया, मैं एक बार देख लूँ। बाकी आपको कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपके पास कस्टम CSS के साथ आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन जाएगी, जो कि हमारी क्या है, यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा कस्टम CSS के साथ हुआ हुआ है काम यहाँ पे। ठीक है, ये हाँ ठीक हो गया। ये देखिए अबाउट में भी आ रहा है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कोड वैसे ही काम कर रहा है, पूरा हमारा पोर्टफोलियो वैसे ही एज इट इज़ काम कर रहा है जैसे हमने टेलविंड के साथ किया था। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।